अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस बिल जो कि पास हो चुका है। संडे के दिन ये बिल पास हुआ 2023 टू 2024। इट मींस कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स थी, जो चीज़ें थी, जो रिक्वायर्ड मेजर्स थे, IMF की डिमांड, कंडीशनैलिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पोलिटिसाइज होती हुई कंडीशनैलिटीज़ थी वो भी फुलफिल कर दी गई ताकि राहें हमवार हो जाएं। IMF की राहें हमवार होंगी तो जो इकॉनमी का पहिया है, यानी कि जो सनती मेजर्स है जिनकी काफ़ी अरसे से एक डिले या पॉज की सिचुएशन थी, वो अब कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि टैक्स टारगेट्स को भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। टैक्स बेस बढ़ाने की बात की गई है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात की गई है, साथ साथ वो मेजर्स लेने की बात की गई है जिसके अंदर सनतों को फ़रोग देने की ज़रूरत है, यानी कि जोन्स क्रिएट करने की बात की गई है। वो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नाज़रीन, टॉपिक ऑफ द डे में बात करेंगे आज अगेन बजट के हवाले से ही। वो पोस्ट मेजर्स जो कि रिक्वायर्ड थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की जानिब से लिए गए और साथ साथ उस फाइनेंस बिल के अंदर कंप्लीट कर दिए गए जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जिसको फुलफिल करना था। IMF की जानिब से जो राहें हमें चाहिए थी या जो हमारी इकॉनमी के लिए कुछ अनफिट मेजर्स थे उनको फिट किया गया और जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल किया गया। तो आज हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। अफरोज मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टर भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हारून साहब। आप पार्टनर हैं AF फर्ग्यूसन में और आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आसिफ साहब से पूछना चाहूँगी। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं ये बजट जो पेश किया गया है, फाइनेंस बिल पेश किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट था? इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई लास्ट हम कह सकते हैं मिनट्स में या लास्ट डेज में, और कितना ज़्यादा इसके अंदर IMF की राहों को हमवार करने के लिए कुछ फोकसेस किए गए, वो भी प्लीज़ ज़रा आप डिस्क्राइब करिएगा। जी थैंक यू। बेसिकली जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है, इसमें जो जो न्यूज़ आ रही है वो ये कि जो लास्ट डेज के अंदर IMF के साथ रीनेगोशिएशन स्टार्ट हुई। तो जो फाइनेंस बिल जो पेश किया गया था 9 जून को, एंड द फाइनेंस एक्ट विच हैज़ नाउ बीन पास, देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस टू अकोमोडेट द डिमांड्स एंड द कंडीशंस ऑफ द IMF। फॉर एग्जांपल दैट कि IMF की जो डिमांड थी वो ये थी कि आपने कुछ टैक्सेशन मेजर्स जो लिए हैं जिसमें कुछ एमनेस्टीज आपने दी हैं, विच मे बी नेगेटिव फॉर द डॉक्यूमेंटेशन और टू डिस्करेज द टैक्स पेयर्स। फॉर एग्जांपल, जो $1 लाख पर एनम अगर आप बाहर से लेके आते हैं, फॉर नो क्वेश्चन आज देयर वाज अ big question mark raised by the IMF that it is technically not encourage the taxpayers, because this facility is, although for the positive intent, but this has been misused in the past as well. So in addition to that, the demand of the IMF was to basically increase कि जो आपने टैक्स टारगेट नेक्स्ट ईयर का अचीव करना है, और टैक्स टारगेट बेसिकली बैलेंसिंग नंबर होता है। रीजन बीइंग दैट कि जो आपने अल्टीमेटली फाइनेंस आपने जो फिस्कल डेफिसिट का जो एक टारगेट IMF ने रखा है, IMF इस ब्रॉडली स्पीक करता है कि आपने ये नहीं बता रहा होता किधर टैक्स करना है क्या नहीं। IMF इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट दैट वेदर यू आर एबल टू मैनेज योर बॉटम लाइन फिस्कल डेफिसिट और नॉट। So as a result, deficit comprises of revenue minus expenses. So IMF कहता है कि यार आपने बॉटम लाइन भी मैनेज करना है। बॉटम लाइन के मैनेज करने के लिए जो आपने रेवेन्यू के एस्टिमेट्स हैं या जो एक्सपेंसेस के आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं। तो दैट्स व्हाई IMF एंटर इनटू डिस्कशन विद द गवर्नमेंट दैट कि आपकी ये रेवेन्यू आपने जो नेक्स्ट ईयर का आपने एस्टिमेट किया है उसकी बेसिस क्या है, यानी आपने लास्ट ईयर जो अचीव किया है, फॉर एग्जांपल 7 या 7.1 अचीव करेंगे, एंड द बैलेंसिंग नंबर विच रिक्वायर्स इज 9.4। सो 9.4 7.1 से लेके 9.4 पे जाने के लिए आपने नए टैक्सेशन मेजर्स आपने क्या लिए। तो आई बिलीव दैट कि जो लास्ट फ्यू डेज के अंदर जो एफर्ट की गई है टू अचीव द नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू टारगेट, उसमें ऑब्वियसली कुछ नए टैक्सेशन मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सैलरी के ऊपर टैक्स रेट बढ़ाने की बात की गई है, और इसके अलावा कुछ विदहोल्डिंग के रेट्स के अंदर एडजस्टमेंट्स की गई हैं। तो ऑब्वियसली जो सारी चीज़ों को बेसिकली फोकस ये था कि जो IMF की जो मेजर रिक्वायरमेंट है दैट यू विल बी अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंडिंग एंड हाउ यू विल बी मैनेजिंग द डेट,
स्ट्रक्चरिंग, बट इन एडिशन टू दैट जो बेसिक रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट होती है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू साइड है, एक आपकी फिजिकल साइड है और एक मॉनेटरी साइड है आपकी, जो आपने अल्टीमेटली करंट जी। अकाउंट बैलेंस क्या रखना है, ये सब चीज़ें। तो जो फाइनेंस बिल होता है दैट फोकसेस ऑन द रेवेन्यू साइड ऑफ द फिजिकल बजट, तो उसको बेसिकली मद्देनजर रखते हुए चेंजेस की गई हैं। ये चेंजेस आगे जाके इसके क्या रिपरकशंस होंगे या क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे, वो चेंजेस के रिजल्ट्स आएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अफरोज साहब से पूछना चाहती हूँ। अफरोज साहब, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ मार्केट इन्वेस्टर, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बजट तो पास हो चुका है, कुछ बोनस शेयर्स के ऊपर कुछ आपके तहफुजात थे, लेकिन बाद में देखा गया कि उसको फिर इन्होंने अप्रूव ही किया है, तो उसका मार्केट के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, एज फार एज बोनस शेयर्स आर कंसर्न्ड, तो वो बिल में तो ये प्रपोज किया था जो 10% बोनस शेयर्स, एंड इफ आई कुड रिकॉल वेल, ये बोनस शेयर्स पहले भी इम्प्लीमेंट हुआ था और वो उस पर 5% था, इफ आई कुड रिकॉल, बिकॉज वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे होता है, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे 5 या 10% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बोनस से आई डाउट, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब बोनस पे टैक्स इशू किया था तो वो एंड 5% पे भी देयर वाज हार्डली एनी कंपनी विच यू नो दे ऑल स्टॉप गिविंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स से तो कोई टैक्स रेवेन्यू मैं नहीं समझता हासिल होगा, कि कंपनी बोनस फिर डिक्लेयर करना ही बंद कर दिए थे जब 5% टैक्स था। तो अभी तो 10% है, विच इज़ 100% मोर, तो वो बोनस होगा, तो बोनस से कोई टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब बाकी लेकिन आप जो देखें तो वो 9.2 ट्रिलियन का जो रखा है, टैक्स और टारगेट्स रखे हैं। आई टोटली एग्री विद आसिफ 9.45। साहब, 9.45 पे वो ले आईएमएफ की वजह से, जो बिल तो 9.2 ट्रिलियन था और जो संडे को पास हुआ वो 9.4 बिलियन, वो ट्रिलियन, उसमें आईएमएफ की वजह से हमें करना पड़ा कि कुछ उसको इंक्रीज करें, जिसमें, लेकिन उसमें देखें जो अच्छी बात हुई है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उस पे इंक्रीज नहीं किया, एक्सेप्ट कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो उस पे जो किया है, अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्सेस, वरना गरीबों को अमीर को सेम टैक्स लगता है। 200,000 प्लस सैलरी है तो दे आर लाइक मिडिल क्लास फैमिली, दे आर नॉट, दे विल नॉट बिलोंग टू पुअर क्लास, तो उस पे उन्होंने 2.5% एडिशनल जो मैक्सिमम स्लैब या 35% था तो 37.45% हो जाएगा। फर्टिलाइजर पे 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी रखा है। देखिए, फार्म इनकम बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से फार्म इनकम या जो कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने की वजह से आज हमारा ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन हो गया 38%, विच विल स्टार्ट रिसीडिंग जून में समझता हूँ, क्योंकि वीकली सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आप देखें 48% से 38% आ गया एक महीने के अंदर, तो कम होना शुरू हो जाएगा। तो फार्म इनकम लोगों की बड़ी है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है या फार्मर्स है, तो इतना 5% से इम्पैक्ट, अगर वो 2,500 की बैग है तो वो 5% आप लगाएं उसके ऊपर, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मैं नहीं समझता हूँ। 125 रुपया उस पर अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट लेती है, तो ये दो मोटी मोटी चीज़ें बिल में जो प्रेजेंट हुआ था, तो उसके अलावा इनको 200 बिलियन जो जनरेट करने थे, तो वो एक ये लगाए फर्टिलाइजर्स पे और 2.5% सैलरी पे, प्लस प्रॉपर्टी पे जो है वो रजिस्ट्रेशन पे 1% है, तो उसको वो 2% आप समझते हैं प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा ज्यादा कर दिया जाता, मार्केट के जो बोनस शेयर्स के ऊपर किया गया वो ना किया जाता, क्योंकि पहले ही आपने कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर काफी सहा और फिर उसके ऊपर भी आपने काफी डिटेल एक्सप्लेन किया था, मुझे याद है कि प्रॉपर्टी पे होना चाहिए, हम इतने साल बाद भी बेचते हैं तो हमें ऐसे टैक्स देने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज के प्रपोजल्स भी थे, स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रपोजल भी थे। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये 1 जुलाई 2022 से पहले कोई शेयर खरीदा 20 साल पहले और वो आज हम बेचते हैं तो उस पर 12.5% कैपिटल गेन टैक्स है, जबकि प्रॉपर्टी पे ये कर दिया है कि 6 साल बाद बेचे तो कोई टैक्स नहीं है, बल्कि 2 साल बाद फ्लैट बेचे तो कोई टैक्स नहीं है, 2 साल बाद कंस्ट्रक्टेड ऑफिस बेचे तो कोई नहीं है, और प्लॉट भी 6 साल बाद बेचे तो कोई टैक्स नहीं है। वो 2% एडवांस इनकम टैक्स लेते हैं, बट दैट इज एडजस्टेबल, उसको अपने टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हैं, और कहीं लाइबिलिटी नहीं बनते तो उसको रिफंड भी कर सकते हैं। बट ये जो फुल एंड फाइनल हमारा 12.5% 30 साल पहले भी शेयर्स खरीदा है, तो वो 30 साल पहले यानी इन्फ्लेशन को भी काउंट नहीं किया जाएगा, वो प्राइस को लेके और जो डिफरेंस है कैपिटल गेन उस पर 12.5%। आई होप कि ये फाइनेंस एक्ट जब आ जाता है तो उसमें हमने
मीटिंग्स हुई थी, हमारे स्टेट मिनिस्टर जो अशफाक तोला साहब, उनकी एसोसिएशन से भी मीटिंग हुई है, स्टॉक एक्सचेंज से भी है। तो आई होप कि ये जो लगा था वो किसी तरह निकलना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप प्रमोट करें। थोड़ी अवेयरनेस भी होगी मार्केट के लिए, लोग जो है इनकरेज होंगे। मैं आसिफ साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि टैक्स के हवाले से कुछ रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, रिफॉर्म्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम थोड़ा सा मईशत पे नज़र डालें तो यहाँ पे तमाम हमारी जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ऐसा लगता है कि 50% थोड़ा सा पैरेलल है कि डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, क्योंकि हम आईएमएफ का वेट कर रहे हैं, हम डॉलर को वैनिश होते हुए देख रहे हैं। डॉलर का वैनिश होने के बावजूद हमारी मुल्क के इन हाउस तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के जो इश्यूज थे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे सर्कल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप और कैसे देख रहे हैं इसको रिफॉर्म्स होते हुए? देखिए, बेसिकली जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे, मैं भी, हम लोग रिफॉर्म्स कमीशन का भी पार्ट थे, मैं नॉमिनी कमेटी में भी अभी था। जो मुझे फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक बड़ा सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी है, इसको बेसिकली आई थिंक के दे हैव लॉट ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम द टॉप फॉर द रीज़न दैट कि ये इसमें अगर जब तक इनको ये सपोर्ट नहीं मिलती तो ये बेसिकली जो है वो ये अभी तक आज तक सर्वाइव नहीं कर रहे होते। अब मैं आपको मोटी बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप कंपनी खोल के कारोबार करें, then you are exposed to so many taxes. But for example, if you don't incorporate a company, but you can do a business of billions and billions of rupees. You can, any person, for example, myself, I can form 100 AOPs and do the business under 100 names. And there is no requirement on me that I can go to anywhere and I register myself. So there is a marked discrimination between a person who is doing a business under the organized sector and unorganized sector. इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि कम से कम जो है, अगर आप बगैर कंपनी के आप कारोबार करें, अगर आप पूरा टैक्स देते भी हैं, एक तो टैक्स कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देता नहीं है, बट अगर आप सिंपल कानून के हिसाब से अगर कोई बंदा कंपनी के अंदर बैठे और नॉन कंपनी के अंदर बैठे तो कम से कम 10% का एडवांटेज है नॉन कंपनी वाले को। तो एक तो पाकिस्तान में एक ओवरऑल एक पाकिस्तान में कानून होना चाहिए कि कोई भी बंदा एक खास लेवल ऑफ एक टर्नओवर से ऊपर या थ्रेशोल्ड से ऊपर कारोबार करना चाहता है, वो फिर उसको कंपनी बनानी चाहिए। कंपनी बनाने का फ़ायदा क्या है कि वो एक प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, एक रेगुलेटर जो उसको ओवरसाइट कर रहा होगा। तो एक तो जो बुनियादी तौर पे जो हमें जो है ना, एक तो ये, फिर इसके बाद अगर आप आते हैं तो जो 3 बड़े 4 एरियाज हैं जहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ अगर आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो देयर आर 2-3 मेजर सेक्टर्स जहाँ से आपको टैक्स नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अ लॉट अबाउट रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, एंड एक पूरा एक आपका जीडीपी के अंदर उनका 20% कंट्रीब्यूशन। आप अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर तो फिर बहुत बड़ी एक क्यू है। और दूसरा ये कि आपने कहा कि अगर हम बड़ा बिजनेस की बात करते हैं तो एक अगर उसके थोड़े से नॉर्म्स या एक डेकोरम सेट करना पड़ेगा, उस डेकोरम के अंदर एक हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से और अफरोज साहब की तरफ से एक चीज़ होनी चाहिए कि उसे मार्केट में भी रजिस्टर होना चाहिए, मार्केट में भी उसके जो है वो एक बात इंपॉर्टेंट तो फिर ये है कि सोसाइटी का माइंड सबसे पहले तो चेंज हो। अगर फॉर एग्जांपल हम सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो अगर आप किसी भी जगह जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे या किसी जगह बड़े आउटलेट पे जाएंगे, वहाँ आपको कोई कहेगा कि आपको टैक्स वाली पर्ची चाहिए या नॉन टैक्स वाली पर्ची चाहिए, हम कहेंगे मुझे बगैर टैक्स वाली दे दो। तो वी एज अ सोसाइटी अवर माइंडसेट इज दैट के ये टैक्स नहीं देना हमने। तो ये एक सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सेकेंडली ये कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो आपने बात की है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नीड टू डू टैक्स रिफॉर्म्स इन द इंटायर सिस्टम। फॉर एग्जांपल दैट के एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग से लेके, एफबीआर आज समझें कि इसको एक गवर्नमेंट का एक इदारा है, इसको टेक्निकली गवर्नमेंट का इदारा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी सेपरेट, दे शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये प्राइवेटाइज भी ना करें, आप उसको एसईसीपी की तरह या स्टेट बैंक की तरह उनका कानून बना के उसको अलग कर दें, सो दैट कि वहाँ एक्सपर्ट्स भी आ सकें, प्रोफेशनल्स भी उनको ज्वाइन कर सकें और एक प्रॉपर एक सिस्टम हो जिसके अंदर इसकी एक ओवरसाइट भी हो। अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट आती है सबसे पहला काम पहले दिन करती है एफबीआर का चेयरमैन चेंज करती है, एंड फिर वो चेयरमैन जब आता है तो आके सारी अपनी लोगों को वो अपने वो चीज़ें इस तरह से चल रही हो, तो दे हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट। और जो ये लोग गवर्नमेंट की पेट्रोनेज के अंदर जो है ना, वो रिफॉर्म्स बेचारे जो नहीं कर पाते, लेकिन लेजिस्लेचर चेंज अच्छाई के लिए हो, बुराई के लिए ना हो, तो फिर वो अब बात करते हैं सेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो सेक्टोरल रिफॉर्म्स में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। देयर आर
वेरियस एरियाज ऑफ आवर इकोनॉमी जहां कोई टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, तकरीबन ना होने के बराबर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप रिटेलर और होलसेलर की अगर आप बात करते हैं, आज कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने 0.25% ऑफ द टर्नओवर अपने टैक्स देना है उनका। 0.25 टैक्स, हाँ 0.25 ऑफ द टर्नओवर का मतलब है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या आज 1% से भी कम है। आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, क्या एक 100 रुपए की चीज बेचता है तो क्या उसको सिर्फ 1 रुपया बेचता है? ऐसा तो नहीं है। वी ऑल नो दैट कि कम रिटेलर आप किसी जाते हैं तो 10% तो डिस्काउंट आपको वो खुद दे देता है। दैट मीन्स कि वो खुद तो कमाता होगा ना 10-15%, तो अपने खर्चे भी मीट कर रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो आज 0.25% ऑफ द टर्नओवर के ऊपर भी अपना टैक्स देने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? और टैक्स के अंदर हमने इनको क्यों इतनी बड़ी छूट दी हुई है? व्हाई वी अलाउ देम टू डू द आप बिजनेस? से जब हम बात करते हैं फिक्स टैक्स रिजीम की, तो वहां पे ये कहा जाता है कि हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स का बैगेज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं, टैक्स। ये देखें इनकी बेसिक रीज़न क्या है। बेसिक रीज़न ये है कि ये अपने टर्नओवर को रजिस्टर इसलिए नहीं करा रहे होते कि एज सून एज इनकी टर्नओवर आइडेंटिफाई होगी, इनकी वेल्थ एक्सपोज होगी। वेल्थ एक्सपोज होगी, वो पूरा इनके पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, इनके जितनी रिसीवेबल्स हैं, कैश पड़ा हुआ है, इनके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं, इस पे सवाल जवाब होने शुरू हो जाएंगे कि पैसे कहाँ से आए आपके पास। अब वो पैसे क्यों इनके बन रहे होते हैं और आउट ऑफ टैक्स सिस्टम होते हैं, कि बेसिक रीज़न ये होती है कि स्टार्ट पाकिस्तान में चीज़ें दो जगह से आती हैं, या तो इम्पोर्ट होगी या पाकिस्तान में चीज़ मैन्युफैक्चर होगी। बिल्कुल। इंपोर्ट के अंदर से स्मगल होके आ रही हैं चीज़ें या अंडर वैल्यू होके आ रही हैं। लाइकवाइज मैन्युफैक्चर जो बेच रहा है माल अपना, वो भी आउट ऑफ बुक सेल कर रहा है। अब ये जब माल सेकंड टीयर में सिस्टम में इकोनॉमी के अंदर आता है, तो किसी भी ये जो मिड टीयर वाले जितने भी लोग हैं उनके पास उनकी परचेज को वेरीफाई करने के पास इनके पास बिल्स नहीं होते, एंड देन बेसिकली दैट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ नॉन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो ये जो आपको बहुत बड़ा जो आपको एक सेगमेंट नजर आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड क्यों है, कि जो सोर्स है वो बेसिकली वो है कि आपकी स्मगल्ड है, अंडर वैल्यूड गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं आपके, फाटाइन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं आपको बात करूं, आज इस वक्त इनकम टैक्स के कानून में अगर आप 14-20-15 करोड़ की गाड़ी आप खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, और यू आर नॉन फाइलर, जस्ट नीड टू पे 10 लाख रुपीज। व्हाई? इट कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड इनटू कि आप कोई बंदा अगर नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर का मतलब है कि उसने 15 करोड़ रुपए उसके पास उसने कभी टैक्स नहीं दिया, तो वो अगर 15 करोड़ की गाड़ी खरीदता है उसको 10 लाख रुपए देके, फिर अब उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। उस 15 करोड़ पे 5 करोड़ रुपए का टैक्स क्यों नहीं आप कलेक्ट कर लेते उससे? इसलिए कि 15 करोड़ का मतलब है कि उसने 30% टैक्स, जो एक फाइलर बंदा है उसके पास 15 करोड़ रुपए होंगे तो उसने पीछे 15 करोड़ पे 30% टैक्स दिया हुआ होगा। नॉन फाइलर ने 15 करोड़ पे 30% का टैक्स नहीं दिया। तो जब गाड़ी रजिस्टर कराने आता है तो आप उससे क्यों नहीं उससे पूरी उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्स देते? लाइकवाइज प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो प्रॉपर्टी पे नॉन फाइलर पे एक तो एफबीआर की वैल्यू मार्केट वैल्यू से अभी भी आज 50% नीचे है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर नॉन फाइलर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है, आप उससे 7% टैक्स लेते हैं। क्यों 7% लेते हैं? अगर वो 10 करोड़ का एक प्लॉट ले रहा है तो उससे 7% लेने की क्या तो क्या मतलब, आप उसकी फुल वैल्यू पे उसकी जो उसके जो ऊपर जो टैक्स बनता है उस पर लेना आप उससे टैक्स। एक बंदा आपके पास खुद सामने आ रहा है कि भाई मैं 10 करोड़ का प्लॉट ले रहा हूँ या घर ले रहा हूँ या मकान ले रहा हूँ, मगर मैं फाइलर नहीं हूँ, दैट मीन्स कि मैंने 10 करोड़ पे पीछे टैक्स नहीं दिया हुआ, खुद अपने आप को बता रहा है, मगर हम टैक्स नहीं लेते लेकिन उनसे। एक चीज आपने आसिफ साहब की आई एम है। सॉरी इंटरप्टिंग यू, बेसिकली आज भी अगर जो इन्होंने इस पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे विदहोल्डिंग का रेट बढ़ाया इन्होंने, ये 1 से 2 कर दिया। अब मेनली वो टैक्स किसने देना है? वो फाइलर ने टैक्स देना है ज्यादा और वो रिफंड क्लेम करना है, जो रिफंड उसको मिलेगा नहीं और गवर्नमेंट की कलेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। एक्चुअली इसको फाइलर के ऊपर रेट वही रहना चाहिए था और नॉन फाइलर पे रेट 7 से 20% कर देना चाहिए था। राइट मैं अफरोज साहब से इनपुट मांगना चाहूंगी। अफरोज साहब, यहाँ पर टैक्स पेयर्स ही टैक्स देते हैं, वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, वो हर साल आप और हम सब टैक्स देते हैं, सैलरी में से कट के हमें मिलता है और टैक्स जो है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। आप क्या समझते हैं जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको ऐसा एक ऐसा मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि ये टैक्स पेयर्स हैं, इनको जो है वो तमाम सहूलियात मैसर हैं, तमाम फ़ायदे इनको हो रहे हैं, ये तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, और हम भी उनको जेलस बना सकें कि आप जो है वो नॉन फाइलर हैं, या फिर कोई ऐसा मेजर जो कि थोड़ा सा एक राइवलरी इन लोग के अंदर डाल दे कि अब आने वाले दिनों में बोले नहीं भाई कि हमें तो बनना ही बनना है। ये प्लीज़ ज़रा डिस्क्राइब देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ इन सम ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक स्टेटमेंट कहता हूँ कि भाई टैक्सिंग द टेक्स्ट, लिविंग द रेस्ट। यानी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उसी से टैक्स लिया जा रहा है, बाकी को छोड़ा जा रहा है।
आई टोटली एग्री विद आसिफ साहब, तो वो लीडिंग टैक्स प्रैक्टिशनर है। अब देखिए जो फादर ऑफ टैक्सेशन जिसको हम कहते हैं एडम स्मिथ, वो ही टॉक्स अबाउट 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें एक कैनन है इक्विटी ऑफ टैक्सेशन। अब देखिए एग्रीकल्चर है और रिटेल है, दे कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ जीडीपी। $300 बिलियन का जीडीपी है, तो हमारा $120 बिलियन का जीडीपी तो यही है। अगर 10% भी इनका प्रॉफिट है, अब तो देखें $12 बिलियन पे आप 35% लाभ लगाएं, $12 बिलियन पे 35% तो $4-5 बिलियन बन जाते हैं। $1 बिलियन में 300 अरब, तो ये over $1 ट्रिलियन को हम तो आप ये समझते हैं कि जो ब्रॉडनिंग। सुपर टैक्स दिया गया है वो सुपर टैक्स तो कॉर्पोरेट पे जो लगाया गया या इंडिविजुअल्स पे लगाया गया है। एग्रीकल्चर की इनकम में लास्ट ईयर $3 बिलियन हमने कलेक्ट किया। इनमें आप सोचे 20% ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स के वो $60 बिलियन उनकी एग्रीकल्चर इनकम है। $60 बिलियन पे हमने सिर्फ 3 अरब रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कमाया, गवर्नमेंट को टैक्स मिला उनके एक्सचेकर। ये हमें देखें, मैं समझता हूँ एक हम बात करें चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं कहता हूँ एक चार्टर ऑफ टैक्सेशन भी होना चाहिए, जिसमें ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हो एंड वी हैव टैक्स एक्सपर्ट्स लाइक आसिफ साहब, एंड वो उसमें बैठ के और ये देखें कि भाई ब्रॉडनिंग द टैक्स, जो टैक्स बेस जो है। देखें आई एम नॉट ब्लेमिंग द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, कि किसी ने भी तीनों गवर्नमेंट्स जो आई, आप देखें ब्रॉडनिंग द टैक्स पे किसी ने नहीं किया। आज 30 साल पहले भी रिटेलर्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाया, आज भी किसी ने नहीं लगाया। आई होप चले ये इंटरिम पीरियड है, शॉर्ट टेन्योर है, अक्टूबर में जो इलेक्शंस होते हैं जो भी आते हैं, ये हमें, वरना क्या होता है कि आप जब तक ब्रॉडन नहीं करेंगे तो ऑलरेडी जो, अब एक मैं मिसाल दूं, लाइक होल्डिंग कंपनीज। अब होल्डिंग कंपनीज में दुनिया भर में इंडिया में आप देख लें कॉन्ग्लोमेरेट्स जो होते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज, उनको प्रमोट किया जाता है। अब होल्डिंग कंपनीज पे 70% टैक्स है, यानी अगर वो 100 रुपया कमा रहे हैं और 70 रुपया गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब जस्ट ये एंग्रो की मिसाल ले लें, आई वुड लाइक टू पे होमेज टू द वाइस चेयरमैन ऑफ Angro Corporation, who unfortunately passed away, along with his son Shahzada Dawood and his son Suleiman Dawood, and Mr. Hussain Dawood, chairman of Angro, lost his son as well as grandson at the same time. तो यल्ला इनको जन्नत फिरदौस पे जगह दे। And look at Angro has given, they are the most successful conglomerate Pakistan has ever seen during the last 75 years. There's another lucky group जो उसके बाद आया, लेकिन दे आर नाउ दे आर आल्सो द बिगेस्ट। टेक्सटाइल में तो बहुत पहले से ही है, शुरू से ही, दे आर आल्सो अमंग द बिगेस्ट। अब ये बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट एंग्रो हैज गिवन मोर कैश डिविडेंड्स एंड गिवन बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स मोर देन एनी कंपनी और एनी कॉन्ग्लोमरेट ड्यूरिंग द लास्ट 75 ईयर्स। तो होल्डिंग कंपनी को प्रोमोट हमें करना है कि होल्डिंग एक अम्ब्रेला होता है, अब उस पर 70% टैक्स तो दुनिया में नहीं है। देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना, ये आपको टोटल टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, ये 9.4 ट्रिलियन नहीं, इजीली यू कैन कलेक्ट 20 ट्रिलियन। अगर कॉर्पोरेट को यूएसए का मैं बताऊं, ट्रम्प को कितना भी आप क्रिटिसाइज करें, बट उन्होंने जैसे ही हुकूमत में आने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स 41% से उसको जो 35% से 21% पे ले गए, यानी 40% कम कर दिया इन वन गो। किसी ने आज तक हिस्ट्री में यूएसए के नहीं किया। आपकी कॉर्पोरेट जो है, आप कोल इंडिया ले लें, 5 लाख एम्प्लॉयज है, आप अंबानी को ले लें, ये बड़े बड़े जो है यही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। तो हकीकत में टैक्स रेट कम करने से आपके टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होता है, कम नहीं होता है। अभी आपने 2 ट्रिलियन इज नथिंग, 21% आपका इन्फ्लेशन है, 1.5 ट्रिलियन तो आपको इन्फ्लेशन से मिल जाएगा। तो बाकी 500 बिलियन आपने लगाया ना। आप अगर प्रोमोट करें इंडस्ट्री को, ताकि आप आज इंडिया में 160 कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ये नोबडी, कोई नया नहीं आ रहा है, बल्कि जो थे वो कितने चले गए। शेल इज एग्जिटिंग, लोटे केमिकल अनदर कॉन्ग्लोमरेट कोरियन कंपनी, शेल सच अ बिग कंपनी। तो ये हमें जब तक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को और टैक्सेशन को, कॉर्पोरेट टैक्सेशन को हमें प्रोमोट नहीं करेंगे तो हम वो फिर डिस्करेज होंगे। यहाँ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अगेन आप समझते हैं आसिफ साहब कि ये क्या वन ऑफ द IMF कंडीशनैलिटी थी, या फिर ये हमारी खुद की जो है वो हमारा खुद का मेजर है?
अनफॉर्चुनेटली जो सच्ची बात है, आईएमएफ से मैं तो कौन होता हूँ शिकायत करने वाला, बट ये है कि जो आइडियली अगर वो इतनी बड़ी एक फाइनेंशियल एक बड़ी इतनी ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स, व्हाई दे बेसिकली जस्ट आस्क द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इंक्रीज द टैक्स amount they want they should be collecting, why they are not impressing upon them that कि आपने टैक्स जो कलेक्ट करना है वो किन किन सेक्टर से कितना कितना टैक्स कलेक्ट करें, एक बात। और दूसरी बात कि हमेशा इनको एक टारगेट देना चाहिए कि आउट ऑफ द टोटल टैक्स आपने नए टैक्स पेयर से इतना टैक्स कलेक्ट करना है। इट्स नॉट दैट कि आपने ये आप मल्टीप्लाई कर दी, ये तो कोई बच्चा भी बजट बना लेगा कि 10% जो है अगर आपका टैक्स रेट है आप 12% कर दें तो इंक्रीज हो गया आपका टैक्स कलेक्शन। ये एक कोई एक अच्छा बेसिकली जो है ना तरीका नहीं है। तो बेसिकली और जो 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 बात कर रहे हैं इसमें इसमें मैं इनको आगे लेके चलूँगा कि देखें एग्रीकल्चर की सर ने बात की, लाइकवाइज रियल सेक्टर की हमने बात की। अब देखिए सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर इस पूरे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वो प्रोविंसेस हैं जी। अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस जो हैं दे आर स्पेंडिंग द मनी विच द फेडरल गवर्नमेंट इज अर्निंग, they don't have any liability to meet the deficit because अब ये जो दो बड़े टैक्सेशन के जो एरियाज है ना, ये आपका रियल एस्टेट है या प्रॉपर्टीज हैं, एंड सेकेंडली मैं जो रिटेलर और होलसेलर की मैं बात कर रहा हूँ उसकी विजिबिलिटी जितनी है वो प्रोविंसेस के पास है, दुकानदारों के जो पते हैं या सब चीज़ें हैं। तो प्रोविंसेस अगर वो फेडरल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स उन पर लगाना भी है तो प्रोविंसेस शुड बी हेल्पफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट इन इन्फोर्सिंग ऑल द टैक्सेस। अब अगर एग्रीकल्चर की सर ने बात की, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो हमने कानून के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो प्रोविंसेस को दिया हुआ है। अब जो सर ने बात बताई बिल्कुल ठीक कही कि सिर्फ 3 या 4 अरब रुपए हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ पीपीएल जो है वो आई थिंक 30 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स देता है एक कंपनी। अगर आप पूरे पाकिस्तान से एग्रीकल्चर की इकोनॉमी का साइज देखें और 3 या 4 अरब रुपए हम इकट्ठे कर रहे हैं तो अच्छा, अब इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, हम ये नहीं कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसको छेड़ें आप, विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क still there is a lot of opportunities and possibilities exist that we can expand the tax base on the property side as well as the agriculture side। इसकी हमने जो अभी आपको रिफॉर्म्स कमीशन में भी हमने डिस्कशन की हमने इसके ऊपर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती, बट देयर इज नो बार दैट कि एग्रीकल्चर एसेट्स पे आप टैक्स ना लगाएं। देयर इज नो बार दैट कि आप जो है आप एक टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक होता है और एक ओवरऑल एसेट्स के ऊपर टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका एक पार्ट हो सकता है। हमने बहुत सजेशंस दिए कि आप किस तरह से इन सेक्टर्स को, अब जैसे हमने कहा था कि जिस 6 साल तक आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लॉट को ओन करें उसके बाद बेचते कोई नहीं है, हमने कहा भाई ये फैसिलिटी सिर्फ उसको दें जिसने खरीदते वक्त अपनी वेल्थ में उसको दिखाया, अब वो 6 साल बाद बेचता है तो आप उसको जो है ना आप कहें कि चलिए आपसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। मगर किसी ने खरीदते वक्त दिखाया भी नहीं और जब वो 6 साल बेच के अब वो खुले आ जाता है कि भाई मैंने तो आप टैक्स नहीं ले सकते। लाइकवाइज हमने कहा कि रियल एस्टेट के अंदर आपने अगर आपने किसी को इंकरेज करना है अपना एक घर बनाने की, बिल्कुल आप उसको कहें कि भाई आप 6 साल में एक प्लॉट लें, अगर आप उसको बेचते हैं आप पे टैक्स, मगर 6 साल में आप 10 प्लॉट लेके खरीद के बेच देते हैं तो ये भी जाती है। दैट मीन्स कि वो एक एवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है ना कि आपने कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया, उस पैसों को उठा के आपने रियल एस्टेट में लगा दिया और रियल एस्टेट खरीद के 6 साल बाद आप बेच के आगे फारिग हो गए, तो आपने तो पूरी एक सिस्टम के थ्रू आपने टैक्स की बिजनेस इनकम जो आपने क्या एफबीआर के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है वो टैक्स पेयर्स जो कि अपना टैक्स चुराते हैं? चलो उनको भी थोड़ा तो देते हैं, इस में ही इनको हम लीनियंसी दे देते हैं कि कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो टैक्स पेयर जो टैक्स देते ही नहीं है, जो अभी तक रजिस्टर ही नहीं है, तो क्या इतना मुश्किल हो गया? बैंक के पास सारा डेटा है, बहुत आसान है। देखें अब आप बताएं जो 3.5 जो है ना मिलियन वो बिजली और गैस के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं। इसमें से आप उठा लें हार्डली जो है वो 2 लाख लोग जो है ना सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है मैन्युफैक्चर, उन 2 लाख में से भी सिर्फ 13,000 सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टैक्स देते हैं। तो क्या गवर्नमेंट एफबीआर के पास वो एक खत दिखें तो सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, केसी, डिस्को, वापडा, फला हर जगह से आपके पास पता चल जाएगा कि किसने बिजली और गैस के कनेक्शन लिए हुए, वो अपनी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बिजली के ऊपर किया तो था लास्ट नहीं ईयर, नहीं इतना ये ज्यादा वो उसके ऊपर चीज नहीं कह रहा मैं, वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी कनेक्शंस लिए हुए हैं
उनके आप उस कनेक्शंस को अनफोल्ड करें और आइडेंटिफाई करें कि उसके पीछे कौन कितने किसका ज्यादा, पता कितना लिखा बिल हुआ आ रहा है, हाँ। उसको आप एनटीएन लेके और एसटीआरएन दे के उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते? एक बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी की बात करी हमने, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, डीएचए है, बहरिया टाउन है, एक्स वाई जेड, जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, उनको अगर एफबीआर खत दिखता है और कहता है कि भाई आज आपके पास जो है वो जो इस प्लॉट का कोई भी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास है उसका मालिक कौन है, उसका आप पता दे दें आप हमें, तो वो दे देगा। सारी लिस्ट दे देंगे आपको, और जब हाँ। दे देगा आप उसको मैच करें कि कितने प्लॉट और कितने मकान जो है वो बिल स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं, रेस्ट इज इंटायरली आपके पास एक सामने एक लॉ हैंगिंग एक फ्रूट है। क्रिस्टल क्लियर, राइट। इट्स सो सिंपल एंड इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल की विलिंगनेस की कमी है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। और जो बिहार के अंदर जो 27,000 लोग हैं, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने इतने अनपॉपुलर डिसीजन लिए, एक और अगर ये आज हो जाए आप तो देयर इज आज आप नो। बिहार से पूछे कि इनकी ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस में कितनी फील्ड फोर्स काम कर रही है, वो आप मतलब मुझे नंबर पता है बट मैं यहाँ चूंकि पब्लिक फिगर नहीं है मैं बता नहीं सकता, बट इट इज शेमफुल। तो देयर इज नो बेसिकली इनकरेजमेंट और बेसिकली जो ऊपर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, चाहे एमएफ से कह लें या किसी से भी कह लें, कोई ऐसी डिमांड नहीं है ऊपर से, कोई ऐसी उनके ऊपर वो नहीं है, इम्पोजिशन नहीं है कि आपने इस साल आपने इतने नए टैक्स पेयर बढ़ाने और नए टैक्स पेयर से आपने इतना टैक्स लेना है। आज ऑफिशियली 6.5 मिलियन एनटीएन है, मगर 3.5 मिलियन लोग रिटर्न जमा कराते हैं। तो आधे लोग एनटीएन लेके रिटर्न जमा नहीं करा रहे, उनको तो आप भूल जाएंगे कि उन्होंने एनटीएन लिए नहीं है, वो तो एक बात की बात है। वो तो बात जो लिए मैं उनको तो पहले तो पूछे, राइट। अब आते हैं कमिंग बैक टू कि ये अब 3.5 मिलियन में से कितने लोग टैक्स देते हैं, वो भी हमारे पास डेटा मौजूद है। अब उसके ऊपर आपने कहा कि भाई आप रिटर्न डालते हैं, आप खुद से जब हायर प्रॉफिट अगर आप दिखाते हैं तो आपने सुपर टैक्स भी देना है। अब जो बाहर बैठा हुआ है वो उसको आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इट्स नॉट अ जितना डाइसेक्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके सामने कोई हकीकत डिफिकल्ट आती चीज जाएगी, नहीं है, राइट। वेरी सिंपल अप्रोच, ये सारे मसले हल हो सकते हैं, कोई डिफिकल्ट इसमें कोई नहीं है। आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके ऊपर जरूर काम करेगी, क्योंकि जब इतने सारी चीजें सामने आई हैं और अब ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी हमें डिसीजंस लेना पड़ रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों के बोनस लिए शेयर्स की अपने मैं लिए आपको बताता हूँ एग्जांपल। अब बोनस शेयर्स की सर ने बात करी, बोनस शेयर्स पे जो टैक्स लगा है उससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को नुकसान होगा। क्यों क्यों होगा नुकसान? बड़ी सिंपल सी बात है, 10% कोई, मैं तो मेरी कंपनी हो, मैं तो बोनस शेयर्स दे के अगर मैंने उसको शेयर्स बेचने हो, मैं 10% पे बोनस शेयर्स की वैल्यू करके टैक्स पे कर दूंगा। और जब मैंने उस शेयर्स को बेचना है तो अगर लिस्टेड शेयर है तो 12.5 टैक्स मैंने देना है, वो मेरा 10% पे मेरी बचत हो गई। अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें मैंने 40% कैपिटल गेन पे टैक्स रेट देना है, तो मैं तो 10% में फारिग हो गया। तो ये तो मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आती। अच्छा, बोनस शेयर्स पे अगर आपने टैक्स लगाना है तो इसके साथ कोई एक इसका वो भी होता ना कि आप बोनस क्यों देंगे, वो आपने अगर डिविडेंड नहीं दे रहा तो बोनस देगा, तो आप डिविडेंड देने के ऊपर तो आपने कोई वो नहीं लगाई कि आप डिविडेंड दें, अगर आप डिविडेंड नहीं देंगे तो आपके साथ ये होगा। तो कोई रेगुलेट कोई चले इनकम टैक्स में टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे टैक्स ना लगाए, तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होना कि आपने इस साल के नफे में से इतना टैक्स आपने डिविडेंड देना है। तो बोनस शेयर्स पे टैक्सेशन और वो उसकी लॉजिक रैशनल बनती है जब आप दूसरी चीज भी हो। आइसोलेशन में बोनस शेयर्स तो गवर्नमेंट को टैक्स में नुकसान होगा। मैं अफरोज साहब से पूछना चाहती हूँ, अफरोज साहब, इस सेगमेंट को टैक्स के अंडर लाना जरूरी था जैसा कि आसिफ साहब ने डिस्क्राइब किया, या फिर ये एक ऐसे ही लग गया है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इसको जो है वो रिमूव कर दिया जाए? देखिए, बोनस शेयर्स पे अगर आप इवन इंडिया में देखें, जब बोनस शेयर्स कॉर्पोरेट्स पे जब ये लगा था बोनस पे टैक्स, तो दे वेंट टू द कोर्ट, और बोनस शेयर्स से देयर इज नो इनकम कमिंग इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर्स को एक कागज का टुकड़ा मिलता है और वो एक्स होता है तो वही हो जाती है उसकी वैल्यू, तो वो कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला दिया कि बोनस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। उससे बेहतर ये बोनस पे लगाने से बेहतर, अगेन वो फिर वो पोर्ट में जाएगा, वो सारी चीज़ें होगी, उससे बेहतर ये करते हैं जो पहले भी किया था, आई थिंक लास्ट टेन्योर में सागदार साहब ने, if I could recall well, 20% or 30%, every company must pay cash dividend। उनका जो अर्निंग्स है 10 रुपये है तो 2 रुपया या 3 रुपया या 4 रुपये वट एवर दें, अगर इफ देयर रिजर्व्स आर एटलीस्ट इक्वल टू देयर पेड अप कैपिटल, तो वो ताकि, क्योंकि 40% भी अगर देते हैं तो 60% आप रख सकते हैं जब हालात कंपनी के सही नहीं होते या एक्सपेंशन के लिए,
30 to 40%, just look at textile sector. I think they have benefited more than any other sector because of devaluation जो हुआ है. Subsidies. लेकिन this sector hardly pays any cash dividend to their shareholders. तो और इसके बावजूद बहुत सारे पर्क्स एंजॉय जी, किए हैं सब्सिडी की तो ये सूरत अगर में। जैसे ये करते हैं 40% तो देना जरूरी है, तो उस पे 15% जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, आई थिंक इट वुड बी एटलीस्ट 100 बिलियन मोर. अगर ये मिनिमम कंडीशन रखा दे, बिकॉज दे आर सो मेनी कंपनीज आउट ऑफ 550 लिस्टेड कंपनीज जिसमें एटलीस्ट 200 कंपनीज विच आर नॉट गिविंग एनी कैश डिविडेंड्स. तो ये एक कंडीशन होती जो ये सुनने में भी आया था करेंगे, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया और बोनस पे इन्होंने टैक्स को कंटिन्यू रखा. अच्छा, एक और चीज़ अफरोज साहब, इंपोर्ट के जो इश्यूज थे, इंपोर्ट करने पे जो आपको एक पाबंदी थी या फिर जो थोड़ा सा कर्ब किया हुआ था, वो अब इस बजट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे. आप समझते हैं बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी हैप्पी हुई है क्योंकि इंपोर्टर्स बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, तो क्या टैक्स के हवाले से भी उनके ऊपर भी कुछ इम्प्लीमेंट होगा? देखिए बहुत जरूरी है. वो अगर भी मैं आसिफ एक साहब साल से ही से पूछूंगी. जो डैमेज जो इंपोर्ट किए हुए थे, कंसाइनमेंट्स थे पोर्ट में, दी यू नो जो ये शिपिंग कंपनीज है, दे वर यू नो मेकिंग गुड मनी. डैमेज तो जिन्होंने इंपोर्ट किया वो शिपिंग कंपनीज को उनको देना होता है. अब ये अगेन जो एक फिगर दी जा रही $5 बिलियन के वो उसमें कंसाइनमेंट्स है. Now my worry is you have only $4 billion, less than $4 billion. अब $5 billion के अपने imports के अगर वो what I understand उसमें भी I think कुछ sector wise कर रहे हैं, because I don't think so umbrella बिल्कुल ही ये खोल सकेंगे, क्योंकि $5 billion का अगर $4 billion में से $5 billion कहाँ से गवर्नमेंट देगी. सेकेंडली डिविडेंड्स $2 billion से ऊपर, तो अब डिविडेंड्स जो है अभी तक जो है वो अपने रुके हुए हैं, तो वो भी फिर होता है. तो ये आई थिंक दिस इज आई डोंट नो कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा. राइट, मैं आसिफ साहब से पूछना चाहती हूँ. आसिफ साहब, अब आने वाले दिनों में जो एमनेस्टी की बात की गई है, क्योंकि आपने प्रोग्राम के इंट्रो को ही एमनेस्टी से स्टार्ट किया था आईएमएफ के हवाले से, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो डॉलर एमनेस्टी की बात की जा रही है, कुछ बड़े हमारे एनालिसिस मौजूद हैं कि डॉलर एमनेस्टी दे दो ताकि ये जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएँ. क्या हम इस मेजर के या इस सेगमेंट के हक में हैं, या हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, और अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं तो क्या आने वाले वक्तों में ये काम करेंगी? देखिए, अब फ़ायदा की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. अब फ़ायदे से मुराद क्या है कि अगर आप कहते हैं कि यार मेरे डॉलर रिजर्व्स बढ़ जाएंगे तो ठीक है, इससे हो सकता है बढ़ जाए. बट अगर आप कहें कि यार इससे ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम है हमारे टैक्सेशन के निज़ाम का या फाइनेंशियल सिस्टम का, क्या उसको फ़ायदा होगा, तो वो नहीं, वो नुकसानदेह. तो बेसिकली यू नीड टू डिफाइन दैट कि ये फ़ायदा किसको कहते हैं आप. और ठीक है, तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो दुनिया में तो कहीं ऐसा कानून नहीं है कि आप जितने पैसे लेके आना चाहें. पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा, पाकिस्तान से बाहर से बंदा अगर पाकिस्तान आ रहा है या पाकिस्तान से बाहर कोई दूसरा आदमी मुझे कोई पैसे भेज रहा है, तो फिर तो चलो ठीक है. आप अगर ये डॉलर की एमनेस्टी में आप ये शर्त तो लगाए ना कि आपका कोई रिलेटिव आपको पैसे भेजेगा, और आप रिलेटिव आपको डिफाइन कर दिया गया है, तो फिर आपसे रिलेटिव के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि यार रिलेटिव ने पैसे कहाँ से कमाए. तो यहाँ तक तो बात ठीक है. बट अगर मेरे अब अगर मुझसे पूछा ही नहीं जाएगा कि तुम्हें भेजने वाला कौन है, तो फिर तो दैट मीन्स कि बहुत चांस है कि पाकिस्तान से आज भी जो पैसे बाहर ले जाना थ्रू अनऑफिशियल चैनल, इट्स इजी इन दैट सेंस दैट कि ठीक है, कानून अपनी जगह, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी जगह, बट आप वी ऑल नो दैट के, और जो हमारा करेंसी का जो इंटर बैंक और मार्केट का डिफरेंस क्या चीज़ है, वो एक्चुअली वो यही चीज़ है कि जो इसमें जो है वो पूरा ग्रे चैनल के अंदर ट्रेड हो रही है, चाहे वो इनकमिंग हो रही है या आउटगोइंग हो रही है. हमारे पास दोनों मनी एक्सचेंजर्स आते हैं, उनका यही कहना होता है कि हमें ग्रे चैनल्स को रोकना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा इंटर मार्केट का जो इश्यूज है, जो डॉलर वैनिश हो जाता है या अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है, उससे कंट्रोल होगा. तो अब ये देखें, ये जो $1,00,000 की थी, ऑब्वियसली इसकी एक पॉजिटिव साइड ये थी कि जो बंदा अपने आप को इसमें बैंकिंग चैनल के थ्रू लेके आएगा तो वो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. बट वो बैंकिंग चैनल में जो पैसे आ रहे हैं, वो अगर वो खुद ही उसने अपने पैसे जो है वो उसने घुमा के लेके आ रहा है, जो कि पास में होता रहा है, तो फिर ये आई थिंक दैट के इट विल बी डिस्करेजमेंट टू द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स. सो इट
बहुत सारे लोग इस दगो-दौ में लग जाएंगे कि किसी तरीके से मैं पाकिस्तान से पैसे उठा के पहले फाइल ले जाऊं और फिर वापस लेके आ जाऊं। देखो जेन्युइन लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर में तो अब चूंकि इतनी डिवैल्यूएशन हो रही है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे जनरली तो लोग लेके नहीं आते। दैट मीन्स कि वो बंदा कौन लेके आएगा, वो वही लेके आएगा जिसको पाकिस्तान में पैसों की खर्च करने की ज़रूरत होगी। तो वो कौन बंदा होगा, वो वही बंदा होगा जिसको एक्चुअली इस सारे सिस्टम से फ़ायदा हो रहा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे तो आप साथ क्या समझते हैं कि पूरे रीजन के अंदर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, उसके बावजूद हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इतना ज़्यादा हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए, तो क्या रीजंस हैं इसके? जैसे अफरोज साहब ने कहा ना, बेसिकली देखें फॉरेन इन्वेस्टर जब हमारे पास आता है, हमारे से टैक्स एडवाइस लेता है या कहता है कि यार मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, मेरे साथ जो है वो मेरी ये प्रोजेक्शंस के अंदर मैंने ये टैक्सेशन कॉस्ट बिल्ड की हुई है, आप मुझे बताएं कि यही होगा मेरे साथ या कुछ और होगा। तो मैं पहली लाइन ये लिख के हमेशा इसको देता हूँ कि ये जो आप जो है ना, पाकिस्तान में पहले तो 1 साल बाद बजट आता था, अब हर साल 3 बजट मिनी बजट तो हमारी अब एक रिवायत बन गई है और देर इज नो कंसिस्टेंसी। तो ये रिवायत क्यों बनी है इस पे मैं पूछूंगी, लेकिन और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, पहले ये होता था कि एक गवर्नमेंट की कम से कम उस गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज कंसिस्टेंट होती थी। चलो आप दूसरी गवर्नमेंट आए तो आप उसको कह दें कि यार ठीक है यार, उस गवर्नमेंट की अपना एक मैनिफेस्टो था या उसने की अपनी प्रायोरिटीज थी, तो उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चेंज लेके आई है। तो अब अगर जो इन्वेस्टर होता है सबसे पहले तो ये वो कहता है यार जो टैक्स लगाना है ना मुझे पहले दिन बता दो, मगर अब ये 5 साल तक या 6 साल तक जब तक मेरा है ना, इस पे चेंज नहीं होना चाहिए, जो टैक्स है मुझे पहले दिन बता दो। मगर हम क्या करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जब वो आता है उसके सामने कुछ और सिस्टम होता है या रिजीम होती है, और जब वो प्रोजेक्ट लगा लेता है कुछ और टैक्स की चीज़ें हो चुकी होती हैं, जब बिजनेस धंधा शुरू करता है कुछ और हो रहा होता है उसके साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने सवाल पूछा ना क्यों नहीं हमारे पास आते लोग, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज, सबसे पहला तो ये। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लीगली भी थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन दी जाए कि आपको तमाम जो है मामला सेट हो जाएंगे। ये नहीं कि आने वाले दिनों में कोई बिजनेस मैन आए यहाँ पर और आकर अपना बिजनेस लगाता है, सेटअप करता है और फिर उसके बाद कोई दूसरा बंदा स्टे में चला जाता है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इंडस्ट्री लगाए बंदा वो, और जो एक कमर्शियल इंपोर्टर बैठा हुआ है हमारे पास, ये बेसिकली एक हमारे पाकिस्तान के अंदर जंग चलती है कि जो बंदा एक फैक्ट्री लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो दावत देता है उस पाकिस्तान की 10 एजेंसियों को कि उसके पास आएँ और उनसे सवाल जवाब करें। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर आप एक छोटी सी शॉप लेके अरबों रुपए का कमर्शियल इंपोर्ट का कारोबार करें, आपको कोई नहीं पूछता। आपने अंडर वैल्यूड गुड्स भी आप बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं, उनकी डॉलर की पेमेंट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। So in short, there is a lack of policies. Policy makers Lack should in understand consistency that. in policy number 1, and lack of encouraging policies for the investors who is establishing a factory or industry in Pakistan. अफरोज साहब, बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी इंडस्ट्री लगाना, वो 5 साल से 8 साल लग जाते हैं उसको सेट होने में, प्रॉपर बिजनेस क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो अब गवादर को फ्री ट्रेड कर दिया गया है, इन्होंने थोड़ा सा टैक्स फ्री बनाने की कोशिश की और बड़ी इससे एक इनकम जनरेट करने की बातें की जा रही हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है आफ्टर सम ईयर्स हम देखें कोई अच्छा जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाए, और जोन्स भी ऐसे क्रिएट हों जो सेक्टर वाइज हों, ताकि एटलीस्ट बिजनेस तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि किस सिटी में कौन सा बिजनेस होगा, या फिर हम अभी भी इसी जंग में रहें कि हमारे पास जोन्स नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है। देखिए इसमें जो आसिफ साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की, इनकंसिस्टेंसी। अब मैं आपको बताऊं, यूएसए एज यू नो 2 पार्टीज है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। अब मैंने अभी जिक्र किया कुछ टाइम पहले के ट्रम्प आने के साथ, यानी 4 साल पुरानी बात है, अब तो बाइडेन का भी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट टर्म में, यानी ये 7-8 साल पुरानी बात है, एटलीस्ट 7 इयर्स, कि उन्होंने टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 21% किया 7 इयर्स पहले। गवर्नमेंट नहीं आई, आज भी वो 21% है। ये नहीं कि भाई ठीक है ट्रम्प की गवर्नमेंट गई, रिपब्लिकन्स गए, तो अब डेमोक्रेट्स आए तो हम दोबारा 35% पे ले आए। ये कंसिस्टेंसी जगह इंडस्ट्रियलिज, अभी the world has become a global village. अगर जस्ट टू एग्जांपल, अगर इंडिया में होल्डिंग कंपनीज पे 35% टैक्स है और हमारे यहाँ 70% है, 100% ज़्यादा है, तो क्यों कोई फॉरेनर यहाँ इन्वेस्ट करेगा?
मेरे वो बोलेंगे जहां पे राइट हमारे पास तो पूरा वर्ल्ड है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर ऑप्शन सकते है, हैं। मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं, मार्केट भी ज्यादा बड़ी, 50% टैक्स रेट भी बड़ा, ब्यूरोक्रेटिक वो भी नहीं है तो मसले। अफरोज साहब, तो हमें इतना ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा ना इस चीज को थोड़ा सा। अगर कोई कोई डिसीजन हो गया है, हमने किसी किसी वक्त के तहत, किसी मुश्किल के तहत या किसी आईएमएफ के दबाव के तहत, जो कि अभी हमें एक आईएमएफ का पैकेज लेना है तो चले हमने कर लिया, उसको सेट भी तो किया जा सकता है। देखिए जो आसिफ साहब ने सारी बात की, टैक्स रिफॉर्म्स, उन्होंने कहा टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन भी में रहे, ये सारे प्रोफेशनल्स तो समझते हैं। और मैंने जब नोट किया है कि अगर कोई फिर जब उसमें मिनिस्ट्री में आते हैं कोई प्रोफेशनल, तो वो सारी चीज़ें उनको, आई हैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी हाई रिगार्ड कि अशफाक तोला साहब आए, लीडिंग टैक्स गुरु, आईकैप के हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। लेकिन आई थिंक वो खुद इक्विटी ऑफ टैक्सेशन की बात करते रहे, और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द जो हमारे जो पॉलिटिशियंस की वजह से, चाहे किसी भी हुकूमत के हो, वो करने नहीं देते हैं इन प्रोफेशनल्स को। आई डोंट नो, करने नहीं देते कि हमारे पास, देखें हर कोई जब गवर्नमेंट से बाहर होता है तो उसके लिए बड़ा आसान होता है बोलना, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप इस घर के अंदर मौजूद है तो आपको पता होता है कि इस घर के अंदर आपको कैसे खर्चा चलाना है, क्या क्या खर्चे हैं, और क्या वो एक चैलेंजेस खुद ही क्रिएट हो चुके हैं कि फ्लड आ गया, सैलाब या डिफरेंट अर्थक्वेक आ गया। तो आसिफ साहब, हमारे पास लास्ट मिनट्स हैं, प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करें और बजट को भी कंक्लूड करें। जो एक्चुअली जो आपका सवाल था ना कि हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमें, तो अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंस किया है, दे हैव फॉर्म्ड स्पेशलाइज, जो एक 3 कमेटीज बनाई हैं इन्होंने, तो दैट इज एक्चुअली दी बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर कि यार हमने बेसिकली जो है ना किसी एक इदारे के पास हम जाएं और वो हमारे सारे मसले सुने भी और हल भी कर दें, और वहाँ से हमें जो है वो एक फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार उसमें आगे क्या होगा। तो अभी जो एक रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, एक्चुअली समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, कि एक ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन हो जहां उसकी सारे मसले हल हो जाए। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, बट इसको फर्दर इसके अंदर जो है कि उसकी फ्रेमवर्क बनाने की Diversify ज़रूरत करने है, की इसको ज़रूरत है। रेगुलराइज कराने की। अभी तो एक एडहॉक सिस्टम हमने बनाया है, अब वो कब तक चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स की जिस तरह आपने बात की, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो अफरोज साहब ने एग्जाम्पल दी इंडिया के अंदर या और भी दूसरे जहाँ भी इंडस्ट्री लगती है वहाँ के अंदर, वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है उसको आप पाबंद ये भी करें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे। आज तक हमारे जितनी भी, फॉर एग्जांपल हम ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, तो उनके जो उन्होंने जो डिलीशन प्रोग्राम्स अपने रखे हैं वो आज 20-20 25-25 साल हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो फिर हमारी जो लैक ऑफ कोहेसिवनेस है उसको मिसयूज करता है, और वो अपनी क्या करता है कि अगर कोई $1,00,000 लगाता है तो $10 मिलियन जो है वो प्रॉफिट में रेमिटेंस में पाए लेके चला जाता है। तो ये भी तो थोड़े से बेसिकली बग्स हमें फिक्स करने की जरूरत है। वेल, बिल्कुल। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच आसिफ हारून साहब, आपने ज्वाइन किया। अफरोज मर्चेंट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की, बजट पास हुआ, बजट पास होने के बाद जो है वो उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो हमने थोड़ा सा अपनी प्रोग्राम के अंदर सजेशंस के तौर पर जो है वो डिस्कस किए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।